मैं सुधीर आपका इस चैनल मास्टरिंग रैंडमनेस पे स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रेंड लाइंस के ऊपर कई सवालों के जवाब, जिनमें से कुछ सवाल हैं हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, हाउ नॉट टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। वाई टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस, हमें क्यों ट्रेंड लाइंस को अपने ट्रेडिंग सेटअप का पार्ट बनाना चाहिए। अगला सवाल है वाई आई प्रेफर ट्रेंड लाइंस ओवर मूविंग एवरेजेस। पहले मैं मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता था अपने ट्रेडिंग सेटअप में, पर मैंने क्यों मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और अब मैं ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल क्यों करता हूँ, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ओवर मूविंग एवरेजेस। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। पैटर्न्स फॉर्म्ड यूजिंग ट्रेंड लाइंस, तो जब मार्केट्स या कोई भी स्टॉक जब कंसोलिडेट करता रहता है तब उस समय ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करके किस किस तरह के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफली जानेंगे आज के इस वीडियो में। व्हाट आर ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं। ट्रेंड लाइन में दो वर्ड्स आप देख सकते हैं, पहला है ट्रेंड और दूसरा है लाइन। तो ट्रेंड का मतलब होता है बायस, टेंडेंसी, डायरेक्शन और बेंट। बायस का क्या मतलब होता है, अ मदर इज़ ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन। तो माँ के पास अगर कोई भी शिकायत पड़ोसियों की जाती है कि आपका बेटा जो है इस तरह की बदमाशी किया है, तो माँ अक्सर क्या करती है, इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहती है। तो वो हमेशा जब भी फैसला करेगी तो अपने बच्चे के पक्ष में ही करेगी, अपने बच्चों के जो अच्छाइयाँ हैं उसको एग्जेजरेट करके देखेंगी और जो उसकी बुराइयाँ हैं उसको कम करके आंकेंगी। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को हम कहते हैं बायस। उसी तरह से टेंडेंसी और डायरेक्शन, मतलब एक सर्टेन चीज़ करने, मतलब अगर दो ऑप्शंस हैं तो एक सर्टेन ऑप्शन को चूज करने की टेंडेंसी और बायस को टेंडेंसी बोलते हैं। उसी तरह से डायरेक्शन, सर्टेन बेंट। जैसे आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस रोड पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस रोड का एक अपवर्ड बेंट है, मतलब इस रोड पे अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपका एलिवेशन का जो लेवल है डेट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो लाइन का डेफिनेशन हम लोग सभी जानते हैं, हमने अपने प्राइमरी स्कूल के समय ही सबने लाइन का डेफिनेशन या लाइन के बारे में हमने पढ़ा है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इट इज़ कॉन्सेक्यूटिव सीरीज ऑफ स्ट्रेट पॉइंट्स, मतलब इट इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स, सीरीज ऑफ स्ट्रेट पॉइंट्स। अगर इसको हम मैच कर देंगे तो इट विल फॉर्म ए लाइन। मैं यहाँ पर ठीक से बना नहीं पाया। तो एक लाइन जो होता है वो एक सीरीज ऑफ पॉइंट्स होता है, ये पॉइंट से मिलके बना होता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कर्वेचर नहीं होता है। तो अगर कोई कर्वेचर होगा तो इट विल फॉर्म डिफरेंट, इट कैन फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स। अगर कर्वेचर होगा तो इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ सर्किल और एक शेप, इसे मेरे ख्याल से एक्लिप्स बोलते हैं। अ ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बट नॉट हॉरिजॉन्टल। तो ट्रेंड लाइन जो होते हैं वो एक तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, पर हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल अगर होता है तो उसे हम नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, तो ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का डेली चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। वही जो आपको ये जो लाइन आपको दिख रहा है और ये वाला जो लाइन दिख रहा है, दीज आर ट्रेंड लाइंस। तो बेसिकली आप इस चार्ट को ऑब्जर्व करके ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइंस होते हैं वो उनमें एक टिल्ट होता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल अगर कर दें तो दिस विल बिकम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पर जो हॉरिजॉन्टल अगर हो गया तो इसे सपोर्ट बोलेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलेंगे। और वहीं अगर इसमें एक टिल्ट आ गया, टिल्ट ऑफ एनी एंगल, अगर एक टिल्ट आ गया तो नाउ दिस विल बी कॉल्ड अ ट्रेंड लाइन।
यहाँ पे यही इसी चीज़ को बताया गया है। ट्रेंड लाइन्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बट आर नॉट हॉरिजॉन्टल। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। अ ट्रेंड लाइन इज अ लाइन ड्रॉन ओवर पिवट हाइज और अंडर पिवट लोज टू शो द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ प्राइस। तो अब यहाँ पे एक नए वर्ड को हमने जाना के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, दैट इज़ पिवट। तो पिवट किसको बोलते हैं? पिवट का नॉर्मल मतलब होता है रिवर्सल पॉइंट। निफ्टी के चार्ट पे हम लोग वापस चलते हैं। तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पिवट्स। तो पिवट्स क्या है? रिवर्सल पॉइंट्स है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सारे रिवर्सल पॉइंट्स हैं, चाहे वो ऊपर से हो चाहे वो नीचे से रिवर्स हो रहा हो। तो दीज आर ऑल कॉल्ड पिवट्स। तो अब जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे मिलते हैं? वो पिवट पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाते हैं तब ये ट्रेंड लाइन हमें मिलता है। उसी तरह से सपोर्ट भी हमें मिलता है, पिवट पॉइंट्स को मिलाने से मिलता है। देख रहे हैं, ये पिवट पॉइंट्स हैं। यहाँ से प्राइसेस जो है वो मल्टीपल बार रिजेक्ट हुए हैं, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। तो इसे अगर हम मिला दें तो यू विल गेट सपोर्ट पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह से तो अभी हमने बात करी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस में डिफरेंस ये होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और वही जो ट्रेंड लाइंस होते हैं वो उनमें एक टिल्ट होता है। दैट टिल्ट कैन बी ऑफ एनी एंगल। देखिए, नॉट डेफिनेशन में एक और चीज़ बताई गई है कि ये प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो प्रिवेलिंग डायरेक्शन क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचा गया है, या इस ट्रेंड लाइन को हम लेके देखते हैं, इस ट्रेंड लाइंस से हमें ये पता चल रहा है कि प्राइसेस आर मेकिंग, निफ्टी जो है इट इज़ रेगुलरली मेकिंग हायर लोस एंड हायर हाइस, ये लगातार फॉर्म कर रहा है। और कभी भी ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे कभी भी इसने क्लोज नहीं दिया है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि प्राइस जो है निफ्टी जो है एक अप ट्रेंड में है। और अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे अगर इसमें किसी तरह का क्लोजिंग दिखता है और इस तरह का अगर प्राइस एक्शन दिखता है, तब ही हम मानेंगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, और ये पहले स्ट्रक्चर जो था वो पॉजिटिव था, और अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बन जाता है तो प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो डेफिनेशन में हमें यही बताया गया है कि अ ट्रेंड लाइन इज लाइन ड्रॉन ओवर पिवट, यानी कि रिवर्सल पॉइंट्स, हाइज और अंडर पिवट लोज टू शो द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ प्राइस, जो हमने अभी डिस्कस करी। दे आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन एनी टाइम फ्रेम। तो ये एक तरह का डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में, इट हैज़ वर्कड एज ए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है। रिवर्सल पॉइंट, प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे थे, इट वाज गोइंग वेरी वेल। अब इसी पॉइंट से, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी पॉइंट से क्या हुआ, रिवर्स हो गया प्राइसेस। तो ये आपका डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इसी तरह से अगर हम इस वाले ट्रेंड लाइन पे गौर अगर फरमाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है, डायगोनल सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे निफ्टी के लिए। दे शो डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्राइस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब पैटर्न्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें दो बातें की गई हैं अभी इस वाले पैराग्राफ में। दे शो डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्राइस, इसका क्या मतलब है? इसका जो एंगल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका एंगल जो है वो जितना स्टीप होगा, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम एक खींच ले वर्चुअल, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये जितना ज़्यादा स्टीप होगा तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि प्राइसेस का जो मूवमेंटम है वो उतना ज़्यादा है। अगर ये ट्रेंड लाइन इस तरह का है, इस तरह का अगर होता, और प्राइसेस फिलहाल क्या है, इस वाले ट्रेंड लाइन पे बार बार बाउंस करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर ऐसा ना करके प्राइसेस अगर इस तरह से बिहेव करते तो हम ये कह सकते थे कि अभी करंट सिनारियो में निफ्टी का जो मोमेंटम है दैट इज़ बेटर। अगर
इस वाले ट्रेंड लाइन पे बाउंस करके अगर निफ्टी आगे की तरफ बढ़ता तो इस केस में इसका मोमेंटम जो था वो कम होता। उसी तरह से अगर इस तरह का ट्रेंड लाइन होता और प्राइसेस इस तरह से बाउंस करके ऊपर की तरफ जाते तो इस सिनेरियो में जो निफ्टी का मोमेंटम था दैट वुड हैव बीन बेटर देन दिस करंट सिनेरियो। इस वाले सिनेरियो से, ये जो करंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो से इस वाले सिनेरियो में इसका निफ्टी का जो मोमेंटम था वो ज़्यादा होता। इस डेफिनेशन में यही बताया जा रहा है। दे शो डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्राइस। और एक और दूसरी चीज़ बताई जा रही है, ऑल्सो डिस्क्राइब्स पैटर्न्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन। तो जब प्राइसेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, जो वीकेंड स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि मेनली जो एक स्टॉक का जो है, एक स्टॉक के प्राइस का मेनली दो तरह का ही बिहेवियर हो सकता है। पहला हो सकता है ट्रेंडिंग, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, और दूसरा हो सकता है कंसोलिडेशन। तो जब प्राइसेस कंसोलिडेट करते हैं, तो जब प्राइसेस कंसोलिडेट करते हैं किसी भी, जैसे ये निफ्टी है, तो निफ्टी जब कंसोलिडेट करेगा तो ये अलग अलग तरह का पैटर्न्स बनाएगा। दिस कैन ऑल्सो कंसोलिडेट इन दिस काइंड ऑफ रेंज, दिस कैन ऑल्सो कंसोलिडेट इन दिस काइंड ऑफ रेंज। तो जो डिफरेंट कंसोलिडेशन जोन्स होते हैं, डिफरेंट तरह के जो पैटर्न फॉर्म होते हैं, इसके बारे में भी हमें ट्रेंड लाइंस से समझने में आसानी होती है, जिसका हम एंड ऑफ द वीडियो में एक ब्रीफली हम लोग बातचीत करेंगे किस किस तरह के पैटर्न्स बनते हैं ट्रेंड लाइंस को के थ्रू। और आने वाले टाइम में एक आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगा इन प्राइस पैटर्न्स के ऊपर। चलते हैं अगले स्लाइड पे। हाउ टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो चलिए चलते हैं। इसे सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है, द फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट विथ लॉन्गर टाइम फ्रेम एंड शिफ्ट टू शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले क्या है कि आपको एक, अगर आप मान लीजिए कि डेली चार्ट में ट्रेड करते हैं, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक आप फॉलो करते हैं, तो इस केस में आपको वीकली और मंथली चार्ट पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने एनालिसिस की शुरुआत जो है वो मंथली चार्ट से करना चाहिए। उसमें जो भी ट्रेंड लाइंस है वो आपको ड्रॉ करना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं इस बात को। तो ये KRBL का चार्ट है, ये KRBL का डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अपने। अगर मान लीजिए कि आप डेली चार्ट पे KRBL के ट्रेड करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले मंथली चार्ट में जाना चाहिए और मंथली चार्ट में जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं उनको ड्रॉ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू डू। जो वीकली मंथली चार्ट है, मंथली और वीकली चार्ट पे जो ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे उन्हें हम रेड कलर से डिनोट करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये एक ट्रेंड लाइन मुझे नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर ये एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है मुझे, मंथली चार्ट पे ये दोनों ट्रेंड लाइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे देखेंगे कि कोई ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं कि नहीं।
वीकली चार्ट पे मुझे ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अब स्विच करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न जो है वो इमर्ज हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये मुझे नज़र आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेंड लाइंस है उसको हम लोग ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अलग अलग कलर का इस्तेमाल मैं इसीलिए करता हूँ अलग अलग टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके लिए, ताकि मुझे एक बार में ही देखने पे पता चल जाए कि ये जो रेड कलर के ट्रेंड लाइंस जो मैंने ड्रॉ किए हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं वो वीकली और मंथली चार्ट पे ड्रॉ किए गए हैं। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज़्यादा रिलायबिलिटी होता है किसी भी प्राइस एक्शन का। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। एक और अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये मुझे नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के कहने की बात, समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इससे ऊपर के जो टाइम फ्रेम्स हैं यानी कि वीकली और मंथली, उस पर सबसे पहले आपको जो ट्रेंड लाइंस हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं। उसके बाद जाके आपको जो करंट जो आपका ट्रेंड लाइन है, मतलब करंट जो आपका टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं उस टाइम फ्रेम पे आपको जाना है। तो ये एक तरीका होता है ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ करने का। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स शुड बी कनेक्टेड। तो जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो वीकली चार्ट इसका लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया गया है तो इसमें कितने पिवट्स मिल रहे हैं, यानी कितने सारे रिवर्सल पॉइंट्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4। लेकिन आपको अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो एटलीस्ट 2 रिवर्सल पॉइंट्स को जो है आपको मैच करना पड़ेगा, तभी जाके एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। तो यही चीज़ में बात करी गई है। ये जो रिवर्सल पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, इसमें भी 5 रिवर्सल पॉइंट्स को जो है ज्वाइन करने पे ये ट्रेंड लाइन इमर्ज हुआ है। यहाँ पे भी अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो 1 2 3, तो ऑलमोस्ट 3 बार इस वाले लेवल पे इस ट्रेंड लाइन से ये रिजेक्ट हुआ है। You can also draw an area if exact pivots cannot be connected। इसका क्या मतलब है? चलिए फिर से वापस चार्ट पे चलते हैं। इसके लिए हम लोग लगाते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस का चार्ट। आप निफ्टी ऑयल एंड गैस का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एग्जैक्ट पॉइंट कैन नॉट बी कनेक्टेड। एग्जैक्ट पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करने जाए तो वो चीज़ नहीं हो रही है, देख रहे हैं ये। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो रिवर्सल का जो पॉइंट है वो एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं खींचा जा सकता। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पॉइंट छूट जाएगा, और अगर हम इस वाले पॉइंट को से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो छूट जाएंगे। तो इस केस में आप इसको एज ए एरिया भी ट्रीट कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्ट्रेट लाइन में ही आपको अलाइन करना है सारे पिवट्स को। इफ़ इट कैनॉट बी डन, अगर एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, एक ट्रेंड लाइन के थ्रू अगर इसको जो पिवट पॉइंट्स हैं, पिवट्स को अगर अलाइन नहीं किया जा सकता तो आप एक एरिया भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें इसी बात को बताया गया है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ एन एरिया इफ एग्जैक्ट पॉइंट्स और पिवट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड।
तो अगला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, ट्राई टू कनेक्ट एज मेनी पिवट्स एज पॉसिबल, बी फ्लेक्सिबल। तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए आपको किसी तरह का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है तो डैट इज़ अलाउड, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट। तो देखिए इसमें ऑलरेडी जो ट्रेंड लाइन्स है वो ड्रॉन है, तो आपको अगर थोड़ी मोड़ी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो या तो अभी जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि आप एक एरिया ड्रॉ कर लो, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ चैनल लाइक दिस, नहीं तो आप थोड़े मोड़े एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एग्जैक्टली अलाइन नहीं हो रहे हैं, लेकिन दिस ट्रेंड लाइन इज स्टिल वैलिड। थोड़े मोड़े एडजस्टमेंट जो है, आप थोड़े मोड़े एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। ज़्यादा पॉइंट्स, अगर आप ज़्यादा पिवट पॉइंट्स को, ज़्यादा रिवर्सल पॉइंट्स को ऐड करना चाहते हैं, जैसे दिस कैन ऑल्सो बी ड्रॉन लाइक दिस, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक पॉइंट को और इंक्लूड करना चाहते हैं तो डैट कैन ऑल्सो बी डन, डैट कैन ऑल्सो बी डन लाइक दिस। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको एग्जैक्टली जो है अलाइन करना है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हाउ नॉट टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि डू नॉट स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम्स फॉर ड्राइंग ट्रेंड लाइन्स। जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली हम लोग को हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना चाहिए, जैसे कि हमने हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स में हमने भी देखा कि हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे हमको शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप डेली आवरली चार्ट पे कर रहे हैं तो आपको 4 आवरली चार्ट पे ट्रेंड लाइन्स को जो है ड्रॉ करके देखना चाहिए। KRBL का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब हम लोग मान लीजिए कि KRBL में हम लोग डेली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आवरली चार्ट पे आप KRBL में ट्रेड करते हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मंथली चार्ट लगाना है। मंथली चार्ट में जितने भी ट्रेंड लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन वो आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, अभी हमने जस्ट ड्रॉ किया है KRBL का मंथली चार्ट पे। उसके बाद स्विच टू वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे जितने भी ट्रेंड लाइंस हैं वो आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको डेली चार्ट पे शिफ्ट करना है। डेली चार्ट पे हमने ये ड्रॉ किया था, ऑरेंज कलर के जो ट्रेंड लाइंस है, हम लोग डेली चार्ट पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस और ट्रेंड लाइंस होते हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं ऑरेंज कलर से, और वीकली और मंथली को हम लोग रेड कलर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग स्विच करेंगे 4 आवरली पे। अब हम लोग 4 आवरली पे देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये मुझे एक दिख रहा है। चलिए जितने भी आवरली ट्रेंड लाइंस है उन्हें हम लोग ग्रे कलर से डिनोट कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो कौन सा वीकली पे ड्रॉन है, कौन सा डेली पे ड्रॉन है, कौन सा मंथली पे ड्रॉन है। मंथली एंड वीकली जो है वो रेड कलर से है, डेली जो है वो ऑरेंज कलर से है, और जितने भी आवरली है, चाहे वो 4 आवरली हो, चाहे 1 आवरली हो, सारे ग्रे कलर से हम लोग डिनोट करेंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है 4 आवरली पे, और ये एक ट्रेंड लाइन मुझे नज़र आ रहा है 4 आवरली चार्ट पे। उसके बाद अगर जिस टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आवरली, उसके बाद फिर हम लोग एंड में उस टाइम फ्रेम पे पहुंचेंगे जहां पे जिस पे हमें ट्रेड करना है। ये मुझे नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब इसमें गलती ये नहीं करनी है, इसमें जो बात की गई है कि पता चला कि 15 मिनट्स चार्ट पे हम लोग शिफ्ट हो गए और इसमें जो है ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो ये काम हमें नहीं करना है। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। ये काम जो है हमें नहीं करना है कि अगर आवरली चार्ट पे कर रहे हैं तो जिस टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम पे हमें नहीं जाना है, हमें उसके हमेशा ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे जाना है। आई होप इतना तक बातें जो है वो
क्लियर हो गई होंगी आपको। ऑलवेज गो टू हायर टाइम फ्रेम्स, जिस टाइम फ्रेम पे आप लोग ट्रेड करने जा रहे हैं। अगला पॉइंट है हाउ नॉट टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस का। दूसरा पॉइंट है डो नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट चार्ट्स विथ ट्रेंड लाइंस। अब क्या है कि चार्ट्स को बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करना अच्छा नहीं होता है। ओवर कॉम्प्लिकेट कैसे किया जाता है, जैसे प्राइसेस मान लीजिए कि अभी इस वाले एरिया में घूम रहे हैं, ठीक है, तो ओवर कॉम्प्लिकेट कैसे किया जाता है कि जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी को कनेक्ट कर देना। अब प्राइस अगर इस एरिया में नहीं है तो हमें इस वाले एरिया को गंदा करने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है। इस एरिया को साफ रखा जाए, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो अब अगर आप चार्ट को देखेंगे, अब जो चार्ट को देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा। तो चार्ट को क्या है कि थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहने देना है, ताकि चार्ट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने डिसीजंस को आसान बनाने के लिए हम लोग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, ना कि इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको साफ़ सुथरा ही रखा जाए। तो जहाँ से नॉर्मली इसका जो तरीका होता है, जहाँ से प्राइसेस ऑलरेडी, जैसे अभी जो है प्राइस इस वाले एरिया में नहीं है, प्राइस जो है वो इस वाले एरिया में अभी प्राइस अभी इस वाले एरिया में है। तो इस वाले एरिया में है तो थोड़ा सा आप लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं इस वाले एरिया में, लेकिन प्राइसेस अभी इस वाले एरिया से बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कचरा नहीं फैलाना है। जब अगर प्राइसेस इस वाले एरिया में आता है तब जाके आप ड्रॉ करो, इस वाले एरिया में कितने तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जो है वो दैट कैन बी ड्रॉन, तब आप ड्रॉ करो। तब तक के लिए आप इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहने दो, जो मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस है उन्हीं को रहने दो और बाकी सबको फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर दो। और जब प्राइस अगर इस वाले एरिया में है तब इस वाले एरिया में आप थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, थोड़ा सा फाइन ट्रेंड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। और जिस वाले एरिया में नहीं है प्राइसेस फ़िलहाल, अभी इस वाले एरिया से काफ़ी दूर है, तो इस वाले एरिया को साफ़ सुथरा रखिए ताकि चार्ट आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे, चार्ट को देखते ही सिर में दर्द ना हो जाए। ट्रेंड लाइंस जो है वो आपका काम आसान बनाना चाहिए, ना कि इसको और ज़्यादा उलझाना नहीं चाहिए। इसलिए इसको समझदारी के साथ इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है, डो नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट चार्ट्स विथ ट्रेंड लाइंस, बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। वाई आई प्रेफर ट्रेंड लाइंस ओवर मूविंग एवरेजेस। सबसे पहला कारण है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज ईजी विथ ट्रेंड लाइंस। तो चलिए फिर वापस चलते हैं KRBL के चार्ट पे। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस है, यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम यानी कि वीकली और मंथली चार्ट पे भी जो ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस है, उनको हमने, अगर हम आवरली चार्ट पे भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें भी हमने इंक्लूड कर लिया आसानी से। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है दैट कैन बी मर्ज्ड टुगेदर। अगर हमें 15 मिनट्स के चार्ट पे भी ट्रेड करना है तो भी हम जो वीकली और मंथली लेवल पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस है वी कैन इंक्लूड इट ईजिली, ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो। लेकिन वहीं अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो मूविंग एवरेजेस के साथ दिक्कत क्या होती है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेजेस अलग अलग इंडिकेशन देती है, अलग अलग इंडिकेशन देती है। जैसे हम एग्जांपल के ले लें कि डेली चार्ट पे ये इस तरह का दिख रहा है, अगर हम वीकली चार्ट पे करें तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये सारा कुछ बदल जाता है। तो व्हाट आर मूविंग एवरेजेस? मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप चार्ट पे देख रहे होंगे कि ये जो ब्लू वाली जो लाइन आपको दिख रही है दैट इज़ 20 डेज मूविंग एवरेज, और ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है दैट इज़ 200 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ब्लू वन इज 20 मूविंग एवरेज एंड
द ऑरेंज वन इज 200-day मूविंग एवरेज। तो इसमें क्या होता है कि हर एक, अगर हम मंथली चार्ट लगा दें तो चीज़ें जो है, हर कैलकुलेशन जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। और इसको एक टाइम फ्रेम में, अगर मान लीजिए मुझे KRBL के 15 मिनट्स चार्ट पे ट्रेड करना है, तो हम सारे टाइम फ्रेम, जितने भी टाइम फ्रेम है उनके जो मूविंग एवरेजेस हैं उनको इंक्लूड करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि डैट कैन बी डन, पर सभी जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में आपको सिग्नल्स देंगे, आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मर्ज करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। हालांकि इट कैन बी डन, बट इट इज़ नॉट वेरी वाइज टू इंक्लूड द मूविंग एवरेजेस ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। अगला कारण है ट्रेंड लाइन्स आर मेड बाय एक्चुअल प्राइस एक्शन, ऑन द अदर हैंड मूविंग एवरेजेस आर जस्ट कैलकुलेशंस। ये बात एकदम सही है। ये जो ट्रेंड लाइन्स है ये कैसे हमें मिल रहे हैं, हम लोग पिवट पॉइंट्स यानी कि रिवर्सल पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू मिला रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, जिससे हमें ये ट्रेंड लाइन्स मिल रहे हैं। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं, यानी कि जो ट्रेंड लाइन्स हैं, ये हमें मिले हैं प्राइसेस के एक्चुअल प्राइस एक्शन के द्वारा। यानी कि प्राइसेस ने एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट लिया, जिसके कारण हमें ये वाला पॉइंट मिला, और प्राइसेस ने अगेन दिस यहाँ पे सपोर्ट लिया, तब जाके हमें ये वाला पॉइंट मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेजेस क्या है, ये जस्ट कैलकुलेशन है। ये पिछले, अगर ये 20 का मूविंग एवरेज है तो ये पिछले 20 पीरियड का, जो भी पीरियड है, यहाँ पे मंथली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो पिछले 20 महीनों का क्लोजिंग का एवरेज जो प्राइस है, इसका ये वाला पॉइंट ये डिनोट कर रहा है। वहीं अगर ये 200 का अगर मूविंग एवरेज है तो दिस इज जस्ट कैलकुलेशन। ये पिछले 200 दिनों का, यानी कि पिछले 200 पीरियड का एवरेज प्राइस है ये। तो हालांकि मूविंग एवरेजेस बहुत अच्छा काम करते हैं, और ट्रेडिंग की दुनिया में अगर वो कोई बिगनर है तो उसके लिए मूविंग एवरेजेस बहुत सहायक होती हैं, क्योंकि उनको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी सी मुश्किल आती हैं। और मूविंग एवरेजेस के साथ क्या होता है कि दिस कैन ऑटोमेटिकली भी ड्रॉन, और ट्रेंड लाइन का ड्रॉबैक भी यही है कि इसे मैनुअली ड्रॉ करना होता है, और इसका फ़िलहाल के लिए कोई ऐसा इंडिकेटर तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली आप उस इंडिकेटर को यहाँ पे लगाया और ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। लेकिन मूविंग एवरेजेस आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाते हैं। तो ये सब कारण है जिसके कारण मैं मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करना मैंने ड्रॉप कर दिया और ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करना मैंने शुरू किया। चलते हैं अगले स्लाइड पे। कॉशन वाइल ड्राइंग ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते समय हमें किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाले स्लाइड में। डू नॉट एंटर नियर अ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन इफ़ ए स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग इन ए नैरो रेंज। अगर कोई स्टॉक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है किसी भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के आसपास, तो उस केस में हमें वहाँ पे एंट्री किसी भी तरह की नहीं करनी चाहिए। उसका कारण हम भी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यह है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है डेली चार्ट पे। अब इस वाले ट्रेंड लाइन के नज़दीक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ जो था वो ऑलमोस्ट 25 डेज़ के आसपास, एक महीने के आसपास यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेट करा। उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। तो इस तरह का खतरा जो है वो काफ़ी बन जाता है। जैसे कि अगर आपने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा और आपको मिल गया ये वाला ट्रेंड लाइन, तो आइडियली होना ये चाहिए कि यहाँ से प्राइसेस को सिंपली जिस तरह से यहाँ से रिजेक्ट हो गया, इस तरह से यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ नहीं। इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग इन दिस एरिया। तो मैं पहले पॉइंट में इसी बात के लिए वार्न कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का प्राइस एक्शन अगर आपको दिखता है, चाहे वो किसी भी सपोर्ट, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे आया और इस तरह का आपको प्राइस एक्शन नैरो रेंज में आपको दिखता है, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि ये नीचे की तरफ इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट एक महीने के लिए इसी रेंज में कंसोलिडेट करा। तो इस कंसोलिडेशन, इस एरिया में कंसोलिडेशन होने का मतलब ये होता है कि सेलर्स आर नॉट एबल टू ब्रिंग द प्राइसेस डाउन।
यही कारण है कि इसी वाले रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका चांस बहुत ज़्यादा होता है कि बायर्स स्ट्रांग है और वो किसी भी मोमेंट में इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इसका करा सकते हैं। तो यही चीज़ हुआ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप देखेंगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल के लिए इस वीडियो से आप जान सकते हैं। अगला पॉइंट है, अ सपोर्ट और ए रेजिस्टेंस और ए ट्रेंड लाइन बिकम्स वीकर इफ टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। मान लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन है, मानना क्या है, ये तो ट्रेंड लाइन है ही। अगर एक ट्रेंड लाइन को मल्टीपल बार टेस्ट किया जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह का प्राइस एक्शन इसमें देखने को मिलता, तो ये जो है जितनी बार ये टेस्ट होगा इसका जो स्ट्रेंथ है वो उतना ही कमज़ोर होता जाता है। और ख़ासकर अगर शॉर्ट टर्म में ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर इस शॉर्ट टर्म में अगर ये मल्टीपल बार टेस्ट होता है तो भी ये इसके टूट जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिमिलर इस तरह का जो सिचुएशन है, सिमिलर कंडीशन है जो हमने अभी इसमें देखा। इफ़ एंगल ऑफ ए ट्रेंड लाइन इज टू स्टीप, रिलायबिलिटी ऑफ द ट्रेंड लाइन डिक्रीजेस, आइडियल एंगल इज 45 डिग्री और लेस। तो ये जो ट्रेंड लाइन्स होते हैं, अगर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच ले हम लोग, तो ये इसका एंगल है। तो ये एंगल जो होता है वो 45 डिग्री और लेस होना चाहिए। अगर इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री या उससे ज़्यादा है तो ट्रेंड लाइन की जो रिलायबिलिटी होती है दैट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एंगल। तो कोई भी ट्रेंड लाइन जितना ज़्यादा स्टीप होगा, मान लीजिए कि हम एक सिनारियो देखते हैं, यहाँ पे प्राइसेस जो है वो इस तरह से जा रहा है। आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से सबको पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, और एक स्टॉक इस तरह से जा रहा है। आप यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये वाले सिनेरियो में जो है ये जो ट्रेंड लाइन है दिस विल बी मोर रिलायबल। वहीं ये जो ट्रेंड लाइन है, चूँकि ये इसका जो अगर वर्टिकल लाइन अगर हम खींचेंगे, एक ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये एंगल जितना ज़्यादा होगा, ये एंगल जितना ज़्यादा होगा, ट्रेंड लाइन की जो रिलायबिलिटी है वो उतनी कम होती जाएगी। अगर ये ट्रेंड लाइन मान लीजिए कि इस तरह का होता और प्राइस एक्शन जो है वो इस तरह का दिखता, ठीक है, इस तरह का अगर प्राइस एक्शन दिखता तो इस वाले ट्रेंड लाइन की जो रिलायबिलिटी है वो इस वाले ट्रेंड लाइन से कम होती, क्योंकि इसका वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो कम है, वहीं इसका जो एंगल है वो ज़्यादा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस बात को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। हम कंपेयर करते हैं इस वाले ट्रेंड लाइन और इस वाले ट्रेंड लाइन को, इस वाले ट्रेंड लाइन को और इस वाले ट्रेंड लाइन को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच लेते हैं, तो ये जो एंगल है, और अगर एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इसके साथ खींचते हैं तो आप देख सकते होंगे कि ये जो एंगल है वो बड़ा है इस वाले एंगल से। तो इसका ये सिग्निफिकेंस होता है कि ये जितना ज़्यादा स्टीप होगा, ये जितना ज़्यादा स्टीप होगा, इसकी जो रिलायबिलिटी है, अगर हमें कंपेयर करना है, अगर हमको दो स्टॉक में अगर हमें एंट्री करना है, हमारे पास दो विकल्प है। एक में एंगल जो है, एक में आपको जो है एंगल ये वाला है, और दूसरे में अगर आपका एंगल इतना स्टीफ है, तो इस वाले जो ट्रेंड लाइन है इसका जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके। तो आइडियल सिनेरियो में जो ट्रेंड लाइन होना चाहिए दैट शुड बी 45 डिग्रीज और लेस, और इसके ऊपर जितना भी स्टीफ होगा एंगल, रिलायबिलिटी जो है उतनी घटती जाएगी। तो अगर एंगल कम है तो इट इज़ बेटर, एंगल अगर और भी कम है, अगर हम यहाँ बात करें अदानी एंटरप्राइजेस,
ये वाला ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे होंगे, दिस इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से खींचे तो ये ऑलमोस्ट 0 के नज़दीक है, 0 डिग्री के आसपास है। ये ऑलमोस्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल है लाइन। तो इस केस में क्या है कि इस वाले ट्रेंड लाइन की जो रिलायबिलिटी है डेट इज़ वेरी हाई। तो 45 डिग्री से यानी कि 0 डिग्री से जितना नज़दीक होगा रिलायबिलिटी जो है उतनी ज़्यादा होगी। यही बात आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट है, अ ब्रोकन सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ए ट्रेंड लाइन चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस ब्रोकन। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब एक ट्रेंड लाइन, चलिए रिलायंस के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि वंस दिस ट्रेंड लाइन इज़ ब्रोकन, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटा, यहाँ पे ब्रेक किया इसने, दिस ट्रेंड लाइन वाज ब्रोकन। तो जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद फिर ये एक सपोर्ट का काम करने लगा। देखिए दिस टर्न्ड इनटू अ सपोर्ट। पहले ये रेजिस्टेंस था, इस वाले ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, ये पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक होता है ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, जब ये वापस आता है वंस इट वाज ब्रोकन इट चेंज्ड इट्स पोलैरिटी का कहने का मतलब ये है कि पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक हुआ ये सपोर्ट का काम करने लगा। देखिए यहाँ पे 2 बार सपोर्ट यहाँ पे दिखाया इसने। तो यही बात जो है इसमें बताई गई है। अब ब्रोकन सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ए ट्रेंड लाइन चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस ब्रोकन। जैसे ही ब्रेक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। 5th पॉइंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व वॉल्यूम टू वैलिडेट एनी ब्रेकआउट और प्राइस एक्शन। तो किसी भी प्राइस एक्शन या ब्रेकआउट को वैलिडेट करने के लिए हमें वॉल्यूम का सहारा लेना चाहिए। अगर कोई भी जो प्राइस एक्शन है, अगर यहाँ पे KRBL का एग्जांपल लेते हैं डेली चार्ट में, ब्रेकआउट का मतलब होता है ये जो एक स्ट्रक्चर है इसके बाहर जब प्राइस निकल जाता है तो इसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। व्हाट इज़ ब्रेकआउट? अगर मान लीजिए कि प्राइस अभी फ़िलहाल इस वाले जोन में, पैरेलल जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ इस तरह से निकल जाता है या नीचे के साइड भी अगर इस तरह से निकल जाता है तो इसे बोलेंगे ब्रेकआउट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस का जोन था जहाँ पे ये पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, इसको जब इसने ब्रेक किया, जब ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये जब ब्रेकआउट हुआ तो इस कैंडल का हम वॉल्यूम को देखें तो ये वाला इसका वॉल्यूम है, दिस वन। तो आप देख सकते हैं कि रिलेटिवली जो वॉल्यूम था वो उसका लेवल क्या था, और जब ये कैंडल बना तो ये किस वॉल्यूम से बना, तो दिस ब्रेकआउट वाज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। तो इसी तरह से आपको किसी भी प्राइस एक्शन, अगर यहाँ पे सपोर्ट अगर ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या कहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो उसको हमें हमेशा वॉल्यूम के थ्रू वैलिडेट करना होगा। कोई भी मूव जो दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, उसका जो रिलायबिलिटी होता है वो कम होता है। इसीलिए हमेशा जब भी कोई सपोर्ट, कहीं पे अगर सपोर्ट ले रहा है या कहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइसेस, तो उसे वॉल्यूम के थ्रू वैलिडेट कर लीजिए। यहाँ पे ये एक बड़ा सा कैंडल बना विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम, तो ये इस बात की पुष्टि कर देता है, या इस एक फर्दर अपवर्ड मूव की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर कोई मूव वॉल्यूम सपोर्टेड है तो। 6th एंड लास्ट पॉइंट, ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ए ट्रेंड लाइन इज जस्ट ए प्रोबेबिलिस्टिक सेटअप, नॉट ए हॉली ग्रेल। तो ये कोई गारंटी नहीं है, कोई भी सेटअप, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, चाहे वो RSI हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप हो, आपको किसी तरह की गारंटी प्रोवाइड नहीं करती है, बस एक प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि ये सभी एक प्रोबेबिलिस्टिक सेटअप होते हैं, जो कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में, आपकी एंट्रीज़ और एग्जिट्स को प्लान करने में आपको हेल्प करता है, आपकी एक्यूरेसी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है, मार्केट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, ना कि किसी तरह की गारंटी आपको देता है कि अगर
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो निश्चित रूप से एक अच्छा मूव आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनी ब्रेकआउट कैन फेल, एनी सपोर्ट कैन बी ब्रोकन, एनी रेजिस्टेंस कैन बी ब्रोकन, एनी ट्रेंड लाइन कैन फेल। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, और इसीलिए पोजीशन साइज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आपका पोजीशन साइज हमेशा इस तरह का होना चाहिए ताकि आपके पास हमेशा गेम में बने रहने के लिए पैसा होना चाहिए। एक ट्रेड में इतना ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए कि अगर वो ट्रेड गलत हो गया तो आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है पूरा वाइप आउट हो जाए। पैटर्न्स फॉर्म्ड यूजिंग ट्रेंड लाइंस, तो ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करके कई तरह के पैटर्न्स, अभी हमने बात करी थी कुछ देर पहले, बहुत तरह के पैटर्न्स जो है वो बनते हैं, जिसमें से ये सब सारे पैटर्न्स जो हैं वो बनते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, चैनल डाउन या डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल भी इसे बोलते हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न, चैनल अप, राइजिंग चैनल भी इसे बोलते हैं, फॉलिंग वेज, इस तरह के और भी बहुत तरह के पैटर्न्स जो हैं वो ट्रेंड लाइंस को मिलाने से, ट्रेंड लाइन को, दो ट्रेंड लाइंस को अगर एक साथ हम मैचअप करते हैं तो इस तरह के पैटर्न्स निकल के आते हैं। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, फ्लैग पैटर्न, पेनेंट पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, इस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो आते हैं। अगर आज की वीडियो में हम इन सब पैटर्न्स के बारे में डिटेल में बातें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आने वाले किसी वीडियो में हम इन सारे पैटर्न्स के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।